संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या वो निर्बल है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा डाकघर विधेयक 2023, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 और द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 पुनर्स्थापित करने के लिए होंगे पेश। राज्यसभा में पारित हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह पर लाए गए 3 नए विधेयक। संसद पर हमले की 22वीं बरसी आज। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में देंगे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार करने पर दिया जोर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत आज एआई प्रतिभा और उससे संबंधित नए विचारों में सबसे प्रमुख प्लेयर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। आइए एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहेगा। आज लोकसभा में डाकघर संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 और द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 पुनर्स्थापित करने के लिए पेश होंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। मंगलवार को राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया। ये विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य कानून 1991 का स्थान लेगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और उन्हें पद से हटाने के बारे में है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पहले के विधेयक में नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, इसलिए सरकार ये विधेयक लेकर आई। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल को सुनते समय एक फैसला दिया, Until the Parliament makes a law in consonance with the Article 3242 of the Constitution। तो इस फैसले के अनुसरण में सरकार ये बिल लेकर के आई है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया। What did the Supreme Court direct? सुप्रीम कोर्ट until the Parliament makes a law। बाकी चीजें मैं बाद में जब चर्चा होगी उसके बाद आऊंगा। नहीं, इसमें देखो एक जो क्रक्स है वो ये है, until the Parliament makes a law in consonance with the Article 3242
हमारा जो संविधान का आर्टिकल 3242 है वो कहता भी इस संबंध में, अपॉइंटमेंट के संबंध में पार्लियामेंट एक्ट बनाए। हमारा एक्ट था नहीं, 91 में एक्ट बना, लेकिन अपॉइंटमेंट उसमें गायब था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, 3-4 ऑब्जर्वेशन थे, और 3242 के तहत हमने ये बिल लेकर के आए हैं। इसमें एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी है, इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट भी है, क्योंकि अब तक तो जो प्रक्रिया थी सरकार तय करती थी नाम और हो जाते थे। अब सर्च कमेटी भी इसकी बनी है, सिलेक्शन कमेटी भी बनी है, इसमें सैलरी का विषय भी आया है, इसमें प्रोटेक्शन भी है, जो अभी हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ाना है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 में पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों विधेयक समानता और महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के वास्ते विधेयक लाकर मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का साहसी कदम उठाया है कि महिलाओं को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिले। महोदय, यह दोनों विधेयक महिलाओं के अवसर की समानता के प्रति मोदी सरकार के प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप संसद में और आज इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए कानून लाकर मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है कि अब तक हाशिए पर रहे जाने वाले या रखे जाने वाले लोगों को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिलेगा। महोदय, भारत की संस्कृति में महिलाओं का जो स्थान रहा है, भारत में महिलाओं की स्थिति में समय समय पर हमेशा बदलाव भी होता रहा है। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा और महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में भी काम करती थी। उत्पादन का स्थान घर होता था और महिला की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती थी। लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और साल 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को मंजूरी मिली। वहीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह लाए गए 3 नए विधेयकों को पेश किया। इनमें मानसिक बीमारी को अस्वस्थ दिमाग से बदल दिया गया है। सरकार ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए पुनः तैयार किए गए आपराधिक कानून बिल में संसदीय पैनल की सिफारिशों पर मानसिक बीमारी के स्थान पर विक्षिप्त दिमाग शब्द पेश किया है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक पहली बार 11 अगस्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षरता अधिनियम विधेयकों के साथ लोकसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानूनों में मानसिक बीमारी शब्द का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 2 के खंड ए में दिए गए अर्थ के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक और समावेशी विकास के लिए AI की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहभागिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक और समावेशी विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी के लिए AI की भावना के साथ अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का मसौदा तैयार किया है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। एआई मिशन का उद्देश्य एआई की कंप्यूटिंग शक्तियों को स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एआई से संबंधित कौशल को टियर 2 और टियर 3 शहरों में ले जाने का भी उल्लेख किया। एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एआई नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रहा है और ये न केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है बल्कि समानता और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में सुबह 11:30 बजे और छत्तीसगढ़ में शाम को करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। वो 2013 में पहली बार विधायक बने थे।
इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता। मार्च 2020 में शिवराज सरकार के दोबारा बनने के बाद जुलाई में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना है। कुनकुरी से आने वाले विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। वो 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और 2 बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान की। भाजपा के भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधायक दल की बैठक के बाद भजन लाल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मंगलवार को जयपुर भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से भजन लाल शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े और सरोज पांडे बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर समेत सभी ने समर्थन किया। भजन लाल शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। वे लंबे समय से प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। अब एक अच्छी खबर भारत के औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में। भारत का औद्योगिक उत्पादन 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर अक्टूबर महीने में 11.7% पहुंच गया। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन से ये तेजी आई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 4.1% कम था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 10.4% बढ़ा, जबकि साल भर पहले इसमें 5.8% की गिरावट आई थी। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 13.1% रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 2.6% थी। एनएसओ के मुताबिक बिजली क्षेत्र के उत्पादन में 20.4% का उछाल दर्ज किया गया। साल भर पहले की समान अवधि में बिजली क्षेत्र का उत्पादन सिर्फ 1.2% बढ़ा था। आईआईपी वृद्धि का पिछला उच्चतम स्तर जून 2022 में 12.6% रहा था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। सीबीएसई का कहना है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जारी की गई। अब बात करते हैं खेल जगत की। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मलेशिया 2023 के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को 4-3 से हरा दिया। विश्व रैंकिंग में तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज भारत और नीदरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। हाफ टाइम तक डच टीम 2-0 से आगे थी, लेकिन उसके बाद भारत ने वापसी की और दूसरे हाफ में 4 गोल दागे। 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम गुरुवार को सेमीफाइनल में जर्मनी से खेलेगी।
सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 13 दिसंबर साल 2001 का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख के रूप में दर्ज है जब लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकवादियों ने एक सफेद एम्बेसडर कार का इस्तेमाल किया। उस दिन संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस हमले से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी की सजा दी गई। 13 दिसंबर साल 1974 को माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। इस देश की राजधानी वेलेटा है। दरअसल 21 सितंबर साल 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। माल्टा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य भी रहा है। साल 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। 13 दिसंबर साल 1996 को कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। साल 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े थे। तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। कोफी अन्नान को साल 2001 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हर साल केरल में कोल्लम जिले की अष्टमुडी झील में एक विशेष बोट रेस का आयोजन किया जाता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस वर्ष आयोजित इस अनोखी रेस की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। by 10 o'clock.